गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मोहसिन और आज इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करने वाले हैं हम रिवीजन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से थोड़ा अलग है। वो चैप्टर थ्योरेटिकल ज़्यादा है, उसमें थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ना के बराबर ही हैं, बल्कि न्यूमेरिकल उसमें कोई है ही नहीं। लेकिन इस वाले चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको वीडियो को रखेंगे। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता चला जाएगा। तो जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें साइड में कॉन्सेप्ट लिख दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि उससे हम क्या करें, कुछ अपने पास से क्वेश्चन बना लें जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। तो अगर खाली एनसीईआरटी ही कर लें तो मुझे लगता है इनफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन इसके बाद आप चाहें तो सैम्पल पेपर भी उठा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो बहुत ईजी होंगे उनको हम लिख कर छोड़ देंगे और उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लेना, मतलब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। कैलकुलेशन में हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ जो इसमें ज़्यादा यूज होंगी इस वीडियो के अंदर। जैसे कि सबसे पहले करंट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम को बोलते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, तो ये करंट है और ओम्स लॉ इसमें आगे आता है। इसमें क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ती है। और इसका ग्राफ क्या होता है, V और I का। अभी मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ आपको, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ सुनते रहिए, बस नोट्स तो आपके पास होंगे ही। तो V और I का जो ग्राफ होता है वो लीनियर आता है और इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है। स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। स्लोप इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस किसका, VI ग्राफ का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि V इस एक्सिस पर होना चाहिए और करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होना चाहिए। तो VI ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अगर एग्जाम में उल्टा कर दिया जाए, I इधर रख दिया जाए और V इधर रख दिया जाए, तो IV ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/R देगा। मतलब अगर मैं IV कर दूं, ठीक है, तो जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है, यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। वो tan थीटा होता है स्लोप, वो ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो IV ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ IV ग्राफ वो क्या देगा, स्लोप ऑफ IV ग्राफ वो देगा हमें 1/R। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है VI ग्राफ का स्लोप ही हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, कि दो आपको ग्राफ दे रखे हैं, एक A है दूसरा B है। ठीक है, अब इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका स्लोप क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, करंट एक्सिस से। ठीक है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ B विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो ये एक चीज रही। अब एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि इन दोनों में से कौन सा सीरीज में लगाया हुआ है, कौन सा पैरेलल कनेक्शन है। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है वो ज्यादा आता है, उसमें सारे रेजिस्टेंस ऐसे ही डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम आता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आई थोड़ी सी करंट की और ओम्स लॉ की। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस का किन चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, करंट पे डिपेंड भी नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, ρL/A। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनकी कम होती है। द मेटल्स और कंडक्टर्स हैव लेस रेजिस्टिविटी और इंसुलेटर्स की ज्यादा होती है। ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, इसकी लेंथ ये है। ठीक है, तो इस लेंथ पे डिपेंड करेगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A पे डिपेंड करती है, अगर ये कम होगा तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की, किस पर, उसकी मटेरियल पर, लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, तो इस पे रेशियो पूछा जाता है कि एरिया डबल कर दिया, लेंथ आधी कर दी, तो बताओ बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, या रेशियो बता दो फाइनल और इनिशियल रेजिस्टेंस का। तो इसके बाद कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स हम पढ़ते हैं। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है कि कभी हम दो रेजिस्टर्स को क्या लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। ये सारे सिंबल्स मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, AC सोर्स का क्या होता है, रियोस्टेट वगैरह, वो सब बुक में दे रखे हैं, आप देख लेना।
मैं सिर्फ छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ जल्दी से, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर दूं। ये R1 R2 अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट हमारा होता है डायरेक्टली R1 प्लस R2, और अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस तरह लगे होते हैं, ठीक है, R1 R2, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ अगर वो नहीं दिख रहा आपको। 1/R इक्विवेलेंट जो पैरेलल वाले का होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे, और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को पार करेंगे वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। और पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, चाहे कितने ही रजिस्टर आपस में लगे हों, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। अगर इसके अक्रॉस V1 है तो इसके अक्रॉस भी V1 होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पैरेलल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक और चीज, पैरेलल में जो करंट होता है वो किस तरह होता है, I ऐसे आता है, इसमें डिवाइड हो जाता है I1 और I2, ठीक है। I1 इसमें चला जाएगा, I2 इसमें चला जाएगा, वापस से निकल के जब इधर आएगा तो यहाँ पे I ही आ जाएगा, तो हम यहाँ से I1 प्लस I2 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें पावर का फॉर्मूला होता है किस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला है I²R, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पावर ज्यादा होती है, ठीक है। और V²/R, ठीक है, V²/R। अगर I को मैं V/R लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और कौन सा था, VI, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करके यूज कर लेंगे। तो अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला भी है इसमें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर रहे तो इसलिए वो मैंने सब नहीं बताया अभी, ठीक है। होपफुली हम एक और वीडियो इस पे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को थ्योरी से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए जिसमें कंप्लीट सिर्फ थ्योरी ही डिस्कस करनी है तो आप मुझे बता देना, मैं वो वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे थ्योरी अपने आप कवर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। एक वायर है, ठीक है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, काट दिया। 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब इनकी लेंथ सेम है, इनका डायमीटर सेम है, और मटेरियल तो ऑब्वियसली क्या है, सेम ही है। अब ये इन पांचों पार्ट्स को क्या कर दिया, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ठीक है। इन पांचों को इस तरह लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, सबका लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, और मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो होता है, ρL/A। लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो ये R की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, सेम होगी, आइडेंटिकली काटा है तो ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R, ठीक है। अगर पहले वाले का रेजिस्टेंस हमने, इसको मैंने R ले लिया, मैं R1 ले लेता हूँ, ठीक है, R1 ले लेता हूँ, सबका सेम होगा क्योंकि मुझे ओरिजिनल के टर्म में बताना है ना। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मेरा इस पूरे का ρL/A था, ठीक है, ρL/A था। तो मैंने इसको 5 इक्वल हिस्सों में काट दिया, ठीक है, ρL/A था। तो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो R1 रो तो वही है क्योंकि मटेरियल सेम है। लेंथ जो है वो कितनी हो गई, L/5 हो गई, तो लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, L/5। और एरिया कितना हो गया, एरिया तो वही है, सेम है, ठीक है। तो एरिया यही रहेगा क्योंकि हमने उसको मतलब दबाया नहीं है, ना ही उसको खींचा है। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 ρL/A, और ये क्या है, R के बराबर है। तो R1 और R में रिलेशन क्या है, R1 और R में रिलेशन ये है कि वो 5 से डिवाइड हो गया, ओरिजिनल का 5 से डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर मैंने करके दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि 5 से कैसे डिवाइड हुआ, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, सिंपल हमें क्या करना है, रेशियो बताना है नए रजिस्टर का पुराने रजिस्टर, ठीक है। अब देखो नया जो ये इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सारे पैरेलल में है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी R1 ही है, ठीक है, प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1, 5 हो गए, ठीक है। तो सब क्या है, सेम है। और R1 की वैल्यू R के टर्म में क्या है, R/5 है, तो मैं इसको 5/R लिख सकता हूँ, 5/R 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, तो 5 × 5/R 25/R, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया,
25/r। अब हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं क्वेश्चन में। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज r डैश। ये जो है वो r डैश है, 1/r डैश इक्वल्स टू 25/r है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि r अपॉन r डैश क्या होगा। r को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो r अपॉन r डैश क्या आ गया 25 आ गया। इसका आंसर 25 है। ऑप्शन दे रखे थे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहला दे रखा I स्क्वायर आर, ये तो हमने देखा कि फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, तो ये तो ठीक है, गलत नहीं है ऑप्शन। आई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आई आर स्क्वायर, ये कोई पावर का फॉर्मूला नहीं है, जो न ही इस फॉर्म तक हम ला सकते हैं फॉर्मूले को, तो ये आंसर गलत हो गया। मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सी दे रखा है वी आई, और जो डी दे रखा है आपका वो दे रखा है वी स्क्वायर बाई आर, तो ये बी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एक बल्ब दे रखा है जिसकी रेटिंग दे रखी है, बल्ब बना लेते हैं। ठीक है, और 220 वोल्ट इसकी वोल्टेज सप्लाई, मतलब इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस है, और 100 वॉट इसकी पावर रेटिंग है, मतलब इतनी पावर ही कंज्यूम करता है। अच्छा, इसको 110 वोल्ट की बैटरी से अगर हम क्या करें, ऑपरेट करें, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। अगर इसी बल्ब को हम किस पे ऑपरेट करें, 110 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट करें, तो क्या होगा 110 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, एक चीज है इसमें, यहाँ पर ये जो चीजें दे रखी है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है। अगर आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो बहुत सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले पार्ट से, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे। तो पावर कितनी रहेगी 100 वॉट, 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, कितना वोल्टेज रेटिंग शुरू में दे रखा था इनिशियल कंडीशन में 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 अपॉन आर। आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस जीरो से ये दोनों जीरो चले गए, तो आर कितना आ गया 22 इंटू 22 484 ओम आ गया। अब ये सेम रहेगा, ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज तब होगा जब लेंथ चेंज होगी कंडक्टर की, एरिया चेंज होगा, लेकिन वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। सिर्फ क्या चेंज होता है, बैटरी को अलग कर रहे हैं, मतलब बैटरी दूसरी लगा रहे हैं। तो हमने रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया है इस बल्ब का 484 ओम। ये क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे अगर 110 वोल्ट में इसको ऑपरेट किया तो पावर कितनी होगी, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दोबारा से लगा देंगे नए सर्किट के लिए। ठीक है, तो पावर में निकालना है, वी कितनी है 110 वोल्ट, तो इसको मैं इसका स्क्वायर करना है, तो 110 इंटू 110 अपॉन आर कितना है 484 को मैं 22 इंटू 22 लिख देता हूँ ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। 11 1 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा, ये कितना हुआ 2 1 2 2 5 जा 10 2 1 2 2 5 जा 10, तो 25 वॉट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination. अब एक ही बैटरी है, दो इक्वल लेंथ के, मतलब सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर के दो क्या है वायर्स हैं, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है। तो दोनों का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितना है, आर है। ठीक है, जब इनको सीरीज में लगाएंगे तो आर इक्वलेंट कितना होगा 2r, आर प्लस आर, और जब पैरेलल में लगाएंगे तो 1/r इक्वलेंट कितना होगा, इसको मैं लिख देता हूं सीरीज, तो पैरेलल में लगाएंगे तो 1/r प्लस 1/r 2/r, तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट विल बी r/2। ठीक है, r/2 क्या है, ये पैरेलल का हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूं पैरेलल। अब बोल रहे हैं हीट का हमें रेशियो निकालना है, क्योंकि बैटरी इन्होंने चेंज नहीं की है, तो बैटरी चेंज नहीं की है तो हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, तो खैर उसका हमें काम नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लगाना है, हीट का फॉर्मूला I2RT, ये कुछ नहीं है, पावर इंटू टाइम ही होता है। ठीक है, हीट एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, हीट क्या है, एनर्जी है ना, तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, या हीट प्रोड्यूस बोलते हैं टाइम टी में। तो I2R
तो जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर एस इंटू टी, क्योंकि करंट सेम है, क्योंकि बैटरी चेंज नहीं कर रहे हैं, करंट को हम सेम मान रहे हैं। पहली कंडीशन में ये हो गया, ठीक है। और पैरेलल में लगाएंगे तो आई स्क्वायर आर पी इंटू टी, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें सीरीज का रेशियो निकालना है, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालेंगे तो ये इसका रेशियो ये होना चाहिए, एच एस अपॉन एच पी, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर जाएगा, टी से टी चला जाएगा, आर एस कितना है हमारा, आर एस है हमारा 2r, ठीक है 2r है, और आर पी कितना है r/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर 4:1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन आंसर शीट में दे रखा है 1:4, इसको समझ लो ध्यान से, ये क्या है, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये नहीं बताएगा सीरीज का पैरेलल से निकालना है रेशियो कि पैरेलल का सीरीज से निकालना है। तो अगर पैरेलल का सीरीज से निकालेंगे तो 1:4 आंसर है, और सीरीज का पैरेलल से निकालेंगे तो आंसर 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि किसका रेशियो किससे निकालना है। कॉन्सेप्ट यही है, एग्जाम में आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किसका रेशियो किससे निकालना है। अगर क्लियर नहीं है तो ये निकाल के आना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ये Question number 5 is how is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लो। पैरेलल में क्यों लगाते हैं, पैरेलल में इस तरह लगाते हैं, मान लो ये रजिस्टर है, इसमें करंट आई आ रहा है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आर है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, इसके साथ पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो कॉन्सेप्ट में ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज क्या याद रखना, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए इसका, हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट इधर नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इधर जाएगा, तो जो रीडिंग वो चाहता है एक्यूरेटली वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं चाहता कि मेरे पास कोई करंट आए, इसको सिर्फ वोल्टेज से मतलब है, ठीक है। और एक ट्रिक याद रखने की ये है कि सीरीज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा वो भी याद रख लो, एमीटर, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, एमीटर को यहाँ लगाते हैं, ठीक है। एमीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर हैज आइडियल एमीटर जो होता है, जो आइडियल एमीटर होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। वो पैरेलल में लग रहा है, ये सीरीज में लग रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है और इसका क्या है, जीरो है। जीरो रेजिस्टेंस क्यों है, ताकि ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा करंट मेरे अंदर आए और मैं उसे मेजर करूं, ठीक है। एमीटर का अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा, बिल्कुल बहुत कम होगा, तो सारा का सारा करंट कहां से पास होना चाहेगा, एमीटर से, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है ना, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट जाना नहीं चाहता, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां पर करंट जाना चाहता है। Question number 6, a copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 की पावर -8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये क्या है, कॉपर वायर है, और एरिया क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। कॉपर वायर है अगर, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्किल ही तो होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर है। अब यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, डायमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तभी आंसर आपका ओम में आएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा d/2, तो 0.5 अपॉन 2, ठीक है, मिलीमीटर है, तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसमें पुट करोगे, आर की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी गिवन है, और क्या पूछा हमसे, कॉपर वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, लेंथ पूछी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी वो एग्जाम पेपर में देता है, ठीक है, वहां से पुट करके लगा देंगे, तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी, जितनी भी लेंथ निकल के आए, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो इसका, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रेजिस्टेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, मतलब जो रेडियस का डिपेंडेंस है वही डायमीटर का होगा, फर्क कितना होता है 2 से डिवाइड होने का फर्क होता है। तो अगर मैं डायमीटर को क्या कर दूं, डबल कर दूं तो यहां पर रेडियस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी। और जब इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा, रो एल अपॉन पाई 2r का स्क्वायर, ये 2 बाहर आएगा, रो एल अपॉन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ये क्या आएगा, चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। तो 1/4 इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 ओम दे रखी थी, तो 1/4 ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 ओम नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर डिपेंडेंसी मालूम है तो। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू डबल करके पुट करेंगे, फिर पूरा सॉल्व करेंगे, वो वैसे नहीं जाना है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, एंड वी विल नॉट गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, बिकॉज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे, वैल्यूज दे रखी है आई की और वी की। ठीक है, ग्राफ पेपर वगैरह लेकर उसमें ऐसे प्लॉट कर देंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है वो स्लोप है। ठीक है, स्लोप ज्यादा होता है वी आई ग्राफ का, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड across an unknown resistor there is a current of 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। एनसीईआरटी खोल के बैठना और जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप उसमें पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन ठीक से मतलब लिख नहीं रहा हूँ और ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ उसमें बताने में, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इसमें सिंपली V इक्वल्स टू IR लग जाएगा। ठीक है, कोई अननोन रेजिस्टेंस है, और कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 12 दे रखी है और करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना। मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A battery of 9 volt is connected in series with resistor 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब इसमें वो जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वही लगने वाला है। ठीक है, तो कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, सब सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। और बैटरी कितनी की है, 9 वोल्ट की, पहले लिख लिया मैंने, V इक्वल्स टू 9 वोल्ट। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सीरीज में लगे हुए हैं सब, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितने भी हैं। 0.2 0.3 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 0.4 0.5। ठीक है, 4 है, एक और है, बस 4 ही नहीं, 12 ओम भी है, प्लस 12 ओम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 0.3 0.5 0.05 1 एंड 12 13 एंड 0.4 13.4 ओम क्या आ गया हमारा, 13.4 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद पूछा है 12 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, सर्किट डायग्राम ये है, इस तरह से एक रेजिस्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, बैटरी कितने की, 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट। इससे करंट चला I, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, 0.2 0.3 ये सब ओम में है। ठीक है, 0.4 0.5 एंड 12 ओम। इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है वो बताना है। अब देखो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो हर पॉइंट पे करंट क्या रहेगा, I, हर जगह करंट क्या है, I। तो 12 ओम के अक्रॉस वही करंट होगा जो बैटरी से करंट निकला है। वो कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट हमारे पास है, तो V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। ठीक है, पूरे सर्किट के लिए। इसको हटा के अगर हम 13.4 का लगा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो I कितना होगा, V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है, 9 वोल्ट, 9 अपॉन 13.4, 9 अपॉन 13.4 ये करंट हो जाएगा हमारा। ये करंट है 9 अपॉन 13.4। इसको सॉल्व करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 0.67 आ जाएगा, आई थिंक 0.67 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन।
बस कॉन्सेप्ट जो लगाया वो ध्यान रखना कि सीरीज में करंट क्या है, सेम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि इसके अक्रॉस पावर लॉस बताइए, तो I²R, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग के लिए पावर लॉस अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप अपने दिमाग से भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होना शुरू हो रहे हैं, इनको हम थोड़ा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। मतलब कितने 176 ओम के रजिस्टर चाहिए होंगे पैरेलल में, ठीक है, जिससे हमें करंट कितना मिल जाए, 5 एम्पियर का मिल जाए। और बैटरी कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट, ठीक है। और कितने हमें रेजिस्टेंस लगाने हैं, पता नहीं कितने लगाने हैं, ठीक है, वो हमें निकालना है। करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर। तो देखो, इसको हटा के अगर मैं R इक्विवेलेंट लगा दूं तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। यहाँ पे बैटरी कितने की है, 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट। करंट कितना है, 5 एम्पियर। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई I। V कितना है, 220 वोल्ट, और I कितना है, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, 44 ओम क्या है हमारी, 44 ओम हमारी R इक्विवेलेंट आ गई। इस कॉम्बिनेशन की जो R इक्विवेलेंट आएगी वो कितनी आएगी, 44 ओम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको पैरेलल में लगाया है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 176 ओम है, ठीक है। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट हमारा आया था 44 ओम, अगर ये कंडीशंस हैं तो 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R, जो R की वैल्यू 176 है, ठीक है, प्लस 1 बाई R, सबका सेम ही होगा ना, सारे 176 ओम के ही हैं। तो हम मान लेते हैं हमने X लगाए, ठीक है, 1 बाई R। ये सारे टर्म्स कितने X हैं, जैसे मान लो 5 R के रेजिस्टेंस लगे होते तो हम लिख देते 5 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R, 5 बार लिखते तो लिख देते 5 बाई R। अब मानना है कि X लगा दिए हमने, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने लगाए हमने, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ X बाई R। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू X बाई R। अब देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, X की वैल्यू निकल आएगी, निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट। 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना है, 44। X की वैल्यू हमें निकालना है, R कितना है, R है 176, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो x इक्वल्स टू 176 अपॉन 44, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 8 16, 2 8 16, 22 1 22 4 तो 4 रजिस्टर हमें लगाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रजिस्टर विल कम आउट टू बी 4, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है, हमने देखा था ना कि हम उससे क्वेश्चन बना के देखेंगे। इसको इस तरह और इस तरह से पूछा जाता है, ये पैरेलल में ना लगाकर सीरीज में लगा देते तो ये R इक्विवेलेंट का हो जाता, R प्लस R प्लस R XR हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रजिस्टर हैं, सबका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है, 3 रजिस्टर हैं। इनको किस तरह कनेक्ट करें कि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, पहला 9 ओम मिल जाए, दूसरा 4 ओम मिल जाए। 9 ओम कैसे मिलेगा, अब देखो ये हिट एंड ट्रायल से ही करना है, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। 6 ओम मैंने सीरीज में लगा दिया, बाकी 2 को मैंने काय में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 तो हमें लाना नहीं है, हमें 9 लाना है, ठीक है, 9 ओम हमें बनाना है। तो 6 ओम 2 को हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, और 1 को काय में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, मतलब इसके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा दिया। 6 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 2 बाई 6 होगा, 6 बाई 2 तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 प्लस 6 9। तो ये पहला वाला तो पर्पस सॉल्व हो गया, ऐसे बना के दिखाना होगा एग्जाम में। दूसरा है 4 ओम। 4 ओम कैसे होगा, 4 ओम इस तरह होगा कि
अब ये 6 और 6 ये 9 हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा और कम करना है इसको। इक्वलेंट 9 आया है, इसको 4 ओम लेकर आना है, तो इसको उठा के इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन करके देखोगे तो ऐसे कंक्लूजन पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, जो पैरेलल में लगाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम होता चला जाता है, तो 9 से कम करना है तो इसको इसके साथ यहाँ लगाना पड़ेगा। 6 और 6 12, 12 और 6, तो ये ऐसा हो गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/12 1/4। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का आंसर ये हो गया। Question number 12. Several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of a 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अब देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किसमें, पैरेलल में, जो हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, और किस लाइन से कनेक्टेड है वो, उसका वोल्टेज हमें दे रखा है। जिस लाइन से वो कनेक्टेड है उसका वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो ये सब पैरेलल में है, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही होने वाला है। ठीक है, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 220 वोल्ट, सारे क्या है, पैरेलल में है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। ये मैक्सिमम अलाउेबल करंट है। ठीक है, तो इसको हटा के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका भी सर्किट हम साइड में बना रहे हैं। ये क्या है, R इक्विवेलेंट है, जो इन सबको पैरेलल में लगाने पर आया है। ठीक है, और ये क्या है, बैटरी है। बैटरी कितने, ये 220 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ये 5 एम्पियर का क्या है, करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इन सारे रेजिस्टेंसेस का है जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम अलाउेबल करंट क्या है, 5 एम्पियर, और 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो फिर वही लगाएंगे, I = V/R इक्विवेलेंट, I = V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, और V कितना है, 220 वोल्ट है, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, 220 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 220/5, कितना, 44 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आया, 44 ओम। अभी इसको इधर ही रखते हैं और आगे चलते हैं, और इसमें अब थोड़ा डीप इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, नहीं दे रखा है इसका, जैसे उस क्वेश्चन में दे रखा था 176 ओम, इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। 10 वॉट इनकी पावर रेटिंग दे रखी है। 10 वॉट क्या है, हर बल्ब की पावर रेटिंग है, तो हर बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। 220 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है, तो पावर क्या होती है, V²/R। R क्या है, इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडिविजुअल पावर रेटिंग दे रखी है। 10 वॉट V², 220 × 220। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 है, तो अपॉन R। तो ये इससे गया, तो R कितना आया, 4840 ओम। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया। अब ये सारे किस में लगे हुए हैं, अब ये सारे लगे हुए हैं सीरीज में, सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अब R है हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हमें पता नहीं कितने हैं, X मान लेते हैं। X हमारे पास क्या है, ये रजिस्टर्स हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट चूंकि पैरेलल में है, 1/R प्लस 1/R अप टू सो ऑन 1/R। ठीक है, वो भी X/R मतलब जो होगा। ये टोटल कितने हैं, X रजिस्टर्स हैं। तो जैसा उस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा X/R। हमें X निकालना है, तो X क्या हो जाएगा, R/R इक्विवेलेंट, R/R इक्विवेलेंट। R कितना है, 4840, और R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट था हमारा 44 था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 4 8, 2 to the 4, ठीक है, 22 1 22, 22 1 22,
22 वन 22 110, तो x की वैल्यू आ गई 110। तो 110 लैंप्स चाहिए हमें अगर ये अचीव करना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, series or in parallel. What are the currents in the three cases? ठीक है, एक हॉट प्लेट है, उसके रेजिस्टेंस, उसके अंदर दो कॉइल्स हैं, उन दोनों कॉइल्स के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक का 24 ओम है, दूसरे का भी क्या है 24 ओम है। या तो उसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं, सेपरेटली वाला केस मैं इधर बना लूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आप लोगों को छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बैटरी बस देख लेते हैं कितनी की, 220 वोल्ट लाइन है, 220 वोल्ट लाइन है। सेपरेटली यूज किया मतलब एक ही रेजिस्टेंस को यूज किया हमने, दो कॉइल्स थी, दो रेजिस्टेंसेस थे, एक को यूज किया हमने, सेपरेटली अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है हमें, करंट्स निकालना है। तो इसमें I V बाई आर, V है हमारे पास, R है, I V बाई आर कर लेंगे। और जब हम इसको सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो दोनों को मतलब सीरीज में यूज कर रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, दो रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगा देंगे, 24 ओम 24 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बैटरी हो गई 220 वोल्ट। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 48 आ जाएगा, 24 प्लस 24 यहाँ से करंट निकाल लेंगे। और पैरेलल वाले में आप समझ ही गए होंगे, जब पैरेलल में लगाएंगे बस इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बाकी एक बार ये डायग्राम बन जाए तो फिर इजी है। तो 220 वोल्ट की बैटरी ये हो गई 220 वोल्ट, ठीक है। और ये 24, ये 24 प्लस 20, ये दोनों पैरेलल में है, 1/24 1/24 24/2 आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों केसेस में करंट निकाल के हम क्या करेंगे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इज कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। अब सर्किट दे रखे हैं, उसमें क्या करना है हमें, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितनी पावर है वो बतानी है। तो पहला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहला दे रखा है a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, 1 ohm and 2 ohm resistor किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। हमें पावर निकालना है 2 ओम के क्रॉस, तो क्या करेंगे, यहाँ से करंट I निकला जो कि सेम रहने वाला है यहाँ पर। तो अगर ये I की वैल्यू मिल जाए तो I स्क्वायर R करके यहाँ की 2 ओम के क्रॉस पावर निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे, पहले तो R इक्वल निकालेंगे I की वैल्यू निकालने के लिए। ये सीरीज में है तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो I कितना आएगा V/3, V/R, R कितना है 3, 2 एम्पियर आ गया। तो ये कितना है 2 एम्पियर, तो पावर कितनी हो जाएगी I स्क्वायर R, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 वॉट आ जाएगी पावर। यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पार्ट दे रखा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और 12 ओम का रजिस्टर है, और उसके साथ पैरेलल में क्या है 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। 2 ओम का रजिस्टर है, यहां से करंट I निकला। अब देखो करंट जो है वो अलग हो जाएगा, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I1 चला जाएगा, यहाँ पे I2 चला जाएगा। तो हम ये I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो I निकालेंगे, ठीक है। ये I निकाले बगैर काम हो सकता है। V कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, V स्क्वायर बाई R, V इंटू I, दो फॉर्मूले के अंदर I इंक्लूडेड होता है। हम चाह रहे हैं कि I निकाले ही नहीं, उसको स्किप कर दें। तो अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो V स्क्वायर बाई R करके हम 2 ओम के क्रॉस निकाल सकते हैं। मुझे बताओ ये 4 वोल्ट है, तो अगर मैं मान लूं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है, मैंने 0 क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी है। तो पावर कितनी हो जाएगी, V पता है हमें, पावर इज ऑल्सो V स्क्वायर अपॉन R, V 4 × 4 अपॉन R। तो यहाँ पर भी कितनी आ गई 8 वॉट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अगर I निकालने जाते तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at
220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, इस तरह है ये डायग्राम, देख लें। एक बल्ब है, एक लैंप है, ठीक है, होगा तो रजिस्टर ही। लैंप L1 ले लो, ये क्या है L2 है। दूसरा लैंप किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। बोल रहे हैं कि इसकी रेटिंग दे रखी 100 वॉट 220 वोल्ट, वो तो दिख ही रहा है 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। दूसरा 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसको करने के, हमें क्या निकालना है इसमें? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। यहाँ से करंट कितना निकलेगा? तो एक तरीका तो यह है कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। R इसके लिए निकालो R1, R2 निकालो और फिर उसको क्या कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के V से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका यह है, लेकिन आसान तरीका देखते हैं, ठीक है। इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2, ठीक है। ये करंट आया I, ठीक है। तो I क्या है? I1 प्लस I2 के बराबर है। यहां से I1 आ जाएगा लौट कर, यहां से I2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? I आएगा। तो I1 I2 मिल जाए अगर, तो I1 प्लस I2 ही क्या है हमारा? I है। I क्या है हमारा? I1 प्लस I2। तो I1 क्या होगा? पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। पावर क्या होती है? VI। पावर का फॉर्मूला ये भी होता है ना, VI। तो I क्या हो जाएगा? P बाई V। तो P 100 वॉट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो I1 क्या हो जाएगा? P1 बाई V1 और I2 क्या हो जाएगा? सिमिलरली P2 बाई V2, P2 बाई V2, ठीक है। तो P1 कितना है? 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 160 अपॉन 220, ये I की वैल्यू है। 160 अपॉन 220, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 8 अपॉन 11 एम्पियर। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको जो भी आएगा ये देख लेना। तो ये शॉर्ट तरीका है करने का, इसको R वाले तरीके से कर सकते थे लेकिन वो बहुत लंबा है। विच यूजेस मोर एनर्जी? 250 वॉट, इसको हटा देते हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी? 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो पावर टोस्टर की दे रखी है 250 वॉट, टाइम कितना दे रखा है? 1 आवर, ठीक है। सॉरी, टीवी सेट की। और टोस्टर की पावर दे रखी है 1200 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, ठीक है। तो एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम, या फिर हीट एनर्जी भी बोल सकता था यहाँ पर। तो 250 इंटू 1 आवर को क्या कर देंगे? 60 मिनट्स में क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। तो उसको 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा? जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसके लिए करेंगे, पावर इंटू टाइम 1200 वॉट, 10 मिनट्स दे रखा है, तो 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो भी प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा पावर यूज कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस means 2 hours. Calculate the rate at which the heat is developed. तो हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर R T। I गिवन है तुम्हें, R गिवन है और T भी गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। बस टाइम आवर्स में दे रखा है, उसको सेकंड्स में चेंज कर लेना ताकि आंसर किस में बता पाओ? जूल में बता पाओ। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स? बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है? वो उसको चाहिए कि वो जल्दी हीट हो जाए। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R T, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? उसका ज्यादा होता है, जल्दी हीट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आंसर लिख लो, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब ज्यादा हीट आने पर भी वो जल्दी पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिलामेंट में यूज किया जाता है। ये दो रीजन है इसके। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड द रेजिस्टिविटी इज आल्सो हाई। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय? अलॉय के क्यों बनाते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो जो अलॉयज होते हैं, ठीक है, अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है मेटल्स के मुकाबले में। मेटल्स की क्या होती है? कम होती है, कंडक्टर्स की। तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है,
तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो ये जल्दी हीट अप होते हैं, ठीक है, जब करंट इनके थ्रू पास होता है तो इसलिए अलॉयज को यूज किया जाता है। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? इसके 3 रीजन है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख लो बिकॉज हम इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, हर रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होता है। करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज क्या होता है? ड्रॉप होता रहता है। जो हमें चाहिए होती है कुछ अप्लायंसेज जिनको हमें कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करना था वो कर नहीं पाते। दूसरी चीज, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए किसी भी वजह से, वर्क करना बंद कर दे, तो पूरी जो सीरीज में लगी हुई सारी अप्लायंसेज सब वर्क करना बंद कर देती हैं, ठीक है। और तीसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में बहुत ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा होने की वजह से पावर लॉस क्या होता है? ज्यादा होता है, I²R होता है ना, ठीक है। ये 3 रीजन आप लिख सकते हो। चौथा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो ये तो हमें पता ही है, R=ρL/A होता है, तो हम बोल देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस से पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? Because they are good conductors of electricity. कॉपर और एल्यूमिनियम क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसलिए उनको यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने इंटेक्स क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दिया है और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो भी थोड़े तेजी में बता दिए हैं। अब कुछ अगर क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, और अगर आपको थ्योरी का एक लेक्चर अलग से चाहिए तो वो भी बता दें, या सैम्पल पेपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को ही अगर आप ठीक से कर लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। थैंक यू।